हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नामदा ऑनलाइन क्लासेस। नामदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। फ्रेंड्स, इस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत मैं आपको मेनली इसको मैंने 3 सेगमेंट में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेगमेंट है रेगुलेटिंग एक्ट की पृष्ठभूमि, सेकेंड सेगमेंट है रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान एंड थर्ड सेगमेंट है रेगुलेटिंग एक्ट का प्रभाव। दोस्तों, यदि आप डायरेक्ट प्रावधान पढ़ते हैं कि भाई एक्ट में ये प्रावधान आए थे, ये इसमें काम हुए थे, तो आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन के आंसर तो आप दे सकते हैं, परंतु कई बार क्या होता है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए जब तक हम पृष्ठभूमि को अच्छे से ना समझेंगे तब तक हम उसके जो प्रोविजंस हैं उनके से रिलेटेड यदि कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता तो उसके आंसर हम नहीं दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहले उसकी पृष्ठभूमि बताऊंगा, उसके बाद प्रावधान और उसके बाद में उसका जो प्रभाव पड़ा था, क्योंकि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था फ्रेंड्स वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। उसका कारण ये था कि 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में जो बक्सर का युद्ध था वो अंग्रेज़ों द्वारा जीत लिया गया था। अब जब अंग्रेज़ों द्वारा ये दो युद्ध जीत लिए गए तो इनके जो हौसले थे काफ़ी बुलंद थे। और इसके बाद क्या हुआ कि बंगाल पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक तरीके से शिकंजा कस लिया था। सो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट था 1773 का एक्ट। सो स्टार्ट हम करते हैं। सबसे पहले 1773 के एक्ट की मैं आपको पृष्ठभूमि बताता हूँ। फ्रेंड्स, पृष्ठभूमि में क्या होता है दोस्तों, 1765 से लेकर 1772 तक बंगाल में द्वैत शासन अर्थात दोहरा शासन चला था। इस द्वैत शासन में जो बंगाल का नवाब था वह अंग्रेज़ों के हाथ की मात्र कठपुतली बनकर रह गया था एवं उसके हाथ में सत्ता सिर्फ नाम मात्र की ही थी, क्योंकि बंगाल में जितने भी कार्य होते थे दोस्तों, जितने भी टैक्स, लगान आदि वसूले जाते थे वे सब नवाब के नाम से ही वसूले जाते थे एवं सारे काम नवाब के नाम से ही किए जाते थे। अब यहाँ क्या हो रहा है दोस्तों कि नवाब, नाम तो नवाब का चल रहा है, परंतु जहाँ पर्दे के सामने नवाब दिख रहा है परंतु पर्दे के पीछे जो वसूली की जा रही है वो कंपनी के अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है। यहाँ पे दिखाया ये जाता था कि नवाब का शासन, नवाब को तो बोल दिया था कि आपको इतनी पेंशन दी जाएगी, आप तो बैठो आराम से। नवाब को एक पेंशन फिक्स कर दी थी, वो पेंशन उनको दी जाती थी, परंतु नाम नवाब का चलता था। इसी दौरान बंगाल में अकाल भी पड़ा, परंतु अकाल में भी जो कंपनी के अधिकारी कर्मचारी थे उन्होंने जनता पे कोई रहम नहीं किया, जो टैक्स लगान वसूली करते थे वो करते रहे। सो ये बहुत बुरी स्थिति दोस्तों, और ये जो भयावह स्थिति थी बंगाल में लगभग 7 साल तक चली। और इस दौरान क्या हुआ, चुंगी कर एवं अन्य जो भी कर थे और लगान के माध्यम से कंपनी के अधिकारी और जो कर्मचारी थे उन्होंने जनता को खूब लूटा, इतना ज़्यादा लूटा कि स्थिति ये हो गई थी कि जनता के पास पैसा बिल्कुल नहीं बचा था, परंतु कंपनी के अधिकारी कर्मचारी माला माल हो चुके थे। कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों ने इतने ज़्यादा स्तर पर भ्रष्टाचार किया था, या यूँ कहें कि कंपनी में भ्रष्टाचार की सीमा ये हो चुकी थी कि कंपनी के अधिकारी कर्मचारी तो माला माल हो रहे थे परंतु कंपनी दिवालिया होने की कगार पे आ चुकी थी। स्थिति ये हो गई थी फ्रेंड्स कि कंपनी को ब्रिटेन की सरकार से आर्थिक मदद मांगनी पड़ी। अब जब ब्रिटेन में की संसद में ये बात गई कि बंगाल में तो नवाब का सिर्फ नाम मात्र का शासन है, वहाँ पे तो जितने भी टैक्स होते हैं, लगान होती है, करों की वसूली तो कंपनी कर रही है, फिर वही कंपनी क्यों दिवालिया हो रही, कंपनी क्यों घाटे में जा रही है। वो कंपनी में क्या हो रहा है, वहाँ के अधिकारी कर्मचारी वसूली करते थे, उपहार लेते थे, वहाँ पे भारतीयों से गिफ्ट आदि लेते थे, वो गिफ्ट में पैसा ले लेते थे, रिश्वत खूब लेते थे। तो ये बात वहाँ पे चली, ये बात ब्रिटेन की संसद में उठी और इस चीज़ को नियंत्रित करने के लिए, या हम यूँ आसान शब्दों में समझे तो रेगुलेट करने के लिए एक अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम को क्या बोला गया दोस्तों, इस अधिनियम को बोला गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये जो एक्ट था ये बहुत इम्पोर्टेंट था, क्यों, क्योंकि इसके माध्यम से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अधिकारियों और कर्मचारियों पे ब्रिटेन की संसद के द्वारा एक तरीके से हम बोलें तो शिकंजा कसा जा रहा था। क्यों,
क्योंकि ये लोग बेरोक टोक तरीके से मतलब बोला जाए कि एक तरीके से कि इनके ऊपर कोई लगाम नहीं थी। बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार की इन्होंने पराकाष्ठा पार कर दी थी। पराकाष्ठा पार करने के साथ साथ कंपनी को तो कोई प्रॉफिट कर नहीं रहे थे, ये लोग सिर्फ अपनी जेबें भरे जा रहे थे, और अपनी जेबें भी इस कदर भरे जा रहे थे कि इनको भारत की जनता का उस समय कोई भी ख्याल नहीं था। भारत में बंगाल की जनता का कोई ख्याल नहीं था। जो बंगाल का जो नवाब था वो मजबूर था, सिर्फ नाम मात्र का शासक बन के वो रह गया था, तो उसको नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया है। दोस्तों ये इसकी मैंने पृष्ठभूमि समझाई है। अब मैं इसके कुछ मुख्य प्रावधान बताऊंगा। अब आप प्रावधान को आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसका बैकग्राउंड पता चल गया, हमें इसकी एक पृष्ठभूमि पता चल गई कि भाई क्यों इसको लाया गया था। तो चलिए मैं इसके मुख्य प्रावधान आपको बता देता हूँ दोस्तों। फर्स्ट है, बंगाल के गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल नाम दिया गया। सेकंड है, मुंबई व मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन किया गया। थर्ड, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। फोर्थ है, बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई। फिफ्थ है फ्रेंड्स, 1774 में 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई एवं सर एलिजाह एम्पे इस उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम ये जानते हैं भारत की आज जो न्याय प्रणाली है सुप्रीम कोर्ट, यदि इसका जन्मदाता कौन है? रेगुलेटिंग एक्ट ही है। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे सर एलिजा एम्पे। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ये जो फैक्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिए। इसके बाद है, इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया था। जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया कि कंपनी के जो अधिकारी कर्मचारी थे वो लोगों से रिश्वत लेते थे, उपहार लेते थे और इससे अपना जेबें भर रहे थे, वो कंपनी दिवालिया हो रही थी, इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। इसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया रेगुलेटिंग एक्ट में। नेक्स्ट था फ्रेंड्स, ब्रिटिश सरकार का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पे नियंत्रण बढ़ाया गया। अब क्या हो गया कि कंपनी में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिए, वो इसको कंट्रोल करने लगे। अब इनके ऊपर भी कोई होना चाहिए ना कि कंपनी अपनी मनमानी ना करे, अपने मनमाने तरीके से लगान वसूली ना करे, जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो रिश्वत ना लें, उपहार ना लें, जैसा कि पहले चलता आ रहा था। उसमें क्या हो रहा था कि कंपनी को तो कोई प्रॉफिट हो नहीं रहा था, अधिकारी और जो कर्मचारी थे सिर्फ उन्हीं को प्रॉफिट हो रहा था और कंपनी की जो स्थिति थी वो दिवालिया होने की कगार पे थी। सो ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बहुत ज़्यादा शिकंजा कस दिया गया था कंपनी के ऊपर। दोस्तों इसके कुछ प्रभाव भी हुए, मैं अब इनको प्रभाव के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे मेन प्रभाव हुआ था कि कंपनी के शासन पे ब्रिटिश सरकार का संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया था। ठीक है दोस्तों। सेकंड था, कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कामों को मान्यता प्रदान की जा चुकी थी। और थर्ड था, पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। तो इसको मैं लाइटली आपको समझा देता हूँ फ्रेंड्स। कंपनी के शासन पे क्या था कि पहले ब्रिटिश सरकार का जो संसदीय नियंत्रण वो नहीं था। अब इन्होंने क्या किया कि संसदीय नियंत्रण बढ़ा दिया, संसदीय नियंत्रण स्थापित कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि कंपनी के ऊपर एक तरीके से लगाम लगा दी गई थी। राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य को अब मान्यता भी दे दी गई थी कि भैया अब आपके ये काम वैलिड रहेंगे, इसको कोई भी आप में किसी तरीके से ये नहीं बोला जाएगा कि इनवैलिड आपने कोई काम किया। ठीक है। और इसके अलावा पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। जैसा मैंने आपको बताया है कि बंगाल का जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल बना दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को बना दिया। और बंगाल के गवर्नर के अंडर में क्या किया उन्होंने, मुंबई के गवर्नर को और एक और कौन सा था, मद्रास के गवर्नर को रख दिया गया। तो ये क्या हुआ कि केंद्रीय प्रशासन की नींव एक तरीके से रखी जा चुकी है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों इस बार आप सभी को आपकी परीक्षाओं में सफलता प्रदान करे। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको इस तरीके की रोचक जानकारियां प्रदान करता रहूं। सो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।